हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पे यदि चार्ज है उसके सामने किसी अनदर चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका डायरेक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बता रखा है, बट हम लोग यहाँ दोबारा से सीखेंगे। उसका मैग्नीट्यूड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कूलम साहब का नियम। उसने दिया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये चीज कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये पूछेगा इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा होता है। ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। यही सवाल पूछेगा, क्यों होता है ये नहीं पूछेगा। तो अभी अपन लोग दिमाग उस पर नहीं लगाएंगे कि क्यों होता है। कंपटीशन एग्जाम होता तो बताता है, एकेडमिक है ना, जैक बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड आपको बस याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं उसका दो गो पार्ट होगा। एक होगा डायरेक्शन वाला पार्ट, डायरेक्शन, और दूसरा होगा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के लिए हम लोग कूलम्स लॉ। डायरेक्शन को एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। ये डायरेक्शन इसका होता है सेंट्रल, सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग लॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है, जिस भी बॉडी, चार्ज बॉडी को आप ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उन दोनों बॉडी के कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सेंटर को, दोनों सेंटर को, दोनों चार्ज बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने वाला ये हो गया लाइन। तो जनरली हम लोग ऐसे डायग्राम नहीं बनाते, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम लोग सेंटर को कैसे बनाएंगे, बीच में बनाएंगे ताकि दिमाग हमारा क्लिक करे। ये बॉडी हो गया, ये दूसरा बॉडी हो गया यहाँ पे। तो सेंटर टू सेंटर जोड़ने वाला लाइन यही है, इसीलिए सेंट्रल लाइनिंग ज्वाइनिंग, मतलब सेंटर का ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलग होगा। आप इसका डायरेक्शन पास पास आएगा कि दूर दूर जाएगा, वो तो चार्ज की प्रॉपर्टी पे, चार्ज का नेचर पे बताएगा। यदि पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है। रिपल्सन कर दिया, क्या उल्टा कर दिया, अट्रैक्ट करेगा ऐसा। ठीक है, अभी अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये चीज है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कूलम, कूलम्स लॉ। तो पहला पॉइंट कूलम्स लॉ में अक्सर कभी 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है। तो सबसे पहला पार्ट, पॉइंट चार्ज के लिए ये अप्लीकेबल है। किसके लिए अप्लीकेबल है ये, वैलिड फॉर पॉइंट रेस्ट, पॉइंट ऑन रेस्ट और स्लाइटली मूविंग, स्लाइटली मूविंग पॉइंट चार्ज। सारी बातें इसी में लिख दिया। मतलब ये कि पहला तो पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होगा, वो भी पॉइंट चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। मान लिया मूव कर रहा है तो और धीरे धीरे मूव करेगा एकदम। मान के चलो कि आपके घर से लेकर कोचिंग सेंटर तक पहुंचने में उसको 1 साल लग जाए, इतना धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो हम लोग उस पर भी कूलम्स लोग अप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई करेंगे। ये इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन भी आप बोल सकते हो। तो कूलम्स लॉ का क्या करना था भाई, सबसे पहला चीज इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। से पहले समझा देता हूं आपको, जिस भी दो बॉडी को आप ले रहे हो उन दोनों बॉडी के बीच पे कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को हम लोग आर ले रहे हैं।
और दोनों बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो पहले बॉडी पे चार्ज को Q1 ले रहे हैं, दूसरे बॉडी पे चार्ज को Q2 ले रहे हैं। तो कूलम साहब का कहना है कि जो भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड दो बातें पे डिपेंड करेगा। पहला, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है उस पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उस पे। दोनों का डिस्टेंस बढ़ाओगे, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटता है। अब जब एक साइड है फोर्स, एक साइड है डिस्टेंस, एक को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है, मतलब एक को बढ़ाने पे दूसरा नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन किससे बताते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। दूसरी ओर मैग्नीट्यूड का जैसे है, उसने बढ़ावा दिया, मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब एक साइड मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, बढ़ाने पे फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों साइड बढ़ेंगे तो मैथ्स में उसको कौन सा रिलेशन से दिखाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से दिखाते हैं। बस यही इसका स्टेटमेंट है। यानी दो बातों पे डिपेंड करता है। कैसे? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट स्क्वायर के फॉर्मेट में। वो बात लिखता हूं फिर आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स हो गया, कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ electric force magnitude of electric force is directly प्रोपोर्शनल। अच्छा, ऐसे ना आप ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखोगे तो दिक्कत होगी। आप पॉइंट लगा दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to magnitude of both charge and दूसरा पॉइंट पे लिखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of distance between them, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म, यदि ये मेरा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा R है, तो पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दिख तो रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है। ये 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अब दोनों को मर्ज करेंगे। बच्चे 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 जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। उस कांस्टेंट टर्म का अकॉर्डिंग टू नियम, जो नियम है, जो लॉ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। सबसे पहले दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर में है ऊपर, जो नीचे है नीचे। कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको बोलेंगे के, और के का यहाँ पे नाम होगा कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड न्यूटन होता है, फोर्स है तो मैग्नीट्यूड न्यूटन ही होगा। नोमरिकल में
के का मान हम लोग लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो के है जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कूलम कांस्टेंट बोल रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। नॉमरिकल में इसको हम लोग 9 इंटू 10⁹ लेंगे और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछ लेता है, यानी डायमेंशन बोले तो के का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट से निकाल सकते हैं। यूनिट यानी एन का डायमेंशन पहले लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग का नीचे कूलम स्क्वायर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, mL T⁻⁻²। m यानी L, इसका डायमेंशन L स्क्वायर। और कूलम का डायमेंशन क्या होता है, A T स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर दोनों में आ जाएगा। इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे, L पे पावर 1 L पे पावर 2 पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो गया m L पे पावर 3। आप देखिए T पे पावर कितना है, -2 नीचे भी है ऊपर आएगा, +2 नीचे भी है ऊपर आएगा तो -2 के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -4। और यहाँ पे a बच गया, a पे तो +2 नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये हो गया -2। ये डायमेंशन आप चाहो तो डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। ये वाला आंसर पूछता है दोस्त, इसलिए बताया, इसका ऐसा यूनिट भी पूछता है, इसका ये भी पूछता है। अच्छा, यहाँ मैंने के का तो नॉमरिकल वैल्यू बताया, लेकिन ये नॉमरिकल वैल्यू आया कहां से, वहां से भी आपका एक दो छोटा छोटा सवाल पूछता है, ठीक है। तो के का जो मान होता है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ओके वेरी गुड। अब जो के का जो मान होता है के इक्वल टू 1/4 पाई पाई छूट गया ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन बोल लो, एप्सिलॉन होता है, ये होता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एप्सिलॉन, ये पाई को आप बचपन से जानते हो, इसीलिए जब पहली बार पाई सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपने 9th-10th की दुनिया में भी पाई को सुन के रखा है। बट ये जो सिंबल है इसको आपने सुना नहीं है, इसका नाम है एप्सिलॉन। सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें, कूलम्स लॉ में। जब हम लोग कूलम्स लॉ में इसको यूज करेंगे तो कूलम्स लॉ के अंदर इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा यानी ऑल अबाउट, अच्छा अच्छा स्पेस, थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपने, चलो। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है क्या चीज, ये मीडियम को बताता है कि कौन सा मीडियम में उन दोनों चार्ज को आपने रखा है। कूलम्स लॉ में देखा था आपने ना, ये दो चार्ज होते हैं, इन दोनों चार्ज को आपने कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, इसको मीडियम 1 बोल देता हूँ, मीडियम ऑफ एयर बोल देते हैं। यदि आपने इसको ऑयल में रखा है तो इसको मीडियम ऑफ ऑयल बोल देते हैं। अब इसको वाटर में रखा है तो मीडियम, आपने वाटर यहाँ पे लिया है तो वाटर लिख देते हैं, फिर वाटर का मीडियम है। ये सब तीनों क्या है, बेसिकली मीडियम है। तो इन तीनों मीडियम पे जब अपन लोग चार्ज को रखेंगे, और भी कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, जब रखेंगे इस पे तो आपको क्या लगता है, सोच के बताओ कि दोनों का जो फोर्स है वो सेम आएगा तीनों मीडियम पे? नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। आप जितना हाथ हवा में चला सकते हैं उतना रफ्तार पानी में नहीं चला सकते, उतना ही रफ्तार से आप वाटर में नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब तीनों ही मीडियम पे
फोर्स हमारा अलग अलग आएगा। तो वो फोर्स कितना अलग अलग आएगा उसी को बताने के लिए कूलम साहब ने एक एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रोपरमिटिविटी का इजाद, इन्वेंशन, अब जो भी बोलो वो किया था। तो ये बताता क्या चीज है, नेचर ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्ज। एक्सक्यूज मी, ये लिखेंगे द प्रेजेंट नेचर ऑफ मीडियम। एक बात बताओ, जितने भी डिवाइस हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में जाके, अभी तो हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं ना डिवाइसेस का, अभी तो आगे जाके हम लोग बैटरी वगैरह बनाएंगे, बल्ब वगैरह बनाएंगे, आगे वाले चैप्टर्स में। तो बताओ हम जनरली इन्वायरमेंट पे कौन सा मीडियम में रहते हैं, ऑयल वाला में, वाटर वाले में? फटाक से जवाब आएगा, हम तो एयर में रहते हैं। तो जो भी डिवाइसेस वगैरह बनाएंगे हम लोग आगे चल के, तो एयर को ध्यान में रखते हुए, और एयर ही हमारे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा है, इसीलिए एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग फोर्स को कंपेयर करेंगे। कैसा? ये ये एयर के रिस्पेक्ट में, यदि एयर पे हमारा फोर्स पता है तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में ऑयल का फोर्स पता कर सकते हैं, वाटर का फोर्स पता कर सकते हैं कि एयर में यदि 4 न्यूटन है तो ऑयल में जाके 1.5 न्यूटन हो गया, और वाटर में जाके 2 न्यूटन हो गया, 2 गुना कम हो गया, इस तरह से। तो जब हम लोग एयर के लिए एप्सिलॉन को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा काम नहीं है, साइंटिस्टों का काम था, उन्होंने कैलकुलेट किया। तो बोला क्या, एयर को एप्सिलॉन नॉट से दिखाओ, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। तो जनरली हम लोग स्पेस को ही कैलकुलेशन पर्पज से स्पेस ले रहे हैं, एयर को ही। यहाँ पे कभी कभी स्पेस भी ले सकता हूँ ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये एक्सपेरिमेंटली है, इस पर लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 काम का चीज अभी आया, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा काम का है, इसका यूनिट भी आई। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका यूनिट कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ये वाला। कबो कबो डायमेंशनल पूछ देता है, तो डायमेंशन इसका कैसे लिखेंगे, आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे इस मेथड से, इसी का उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो ना, आप कहाँ चला गया, ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, तो इसी को उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करूंगा तो एडी क्या हो जाएगा, ये हमारा उल्टा चला गया, और एम एल टी टू दी पावर -2, और ये एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो, एम ऊपर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, -1। एल भी ऊपर चला, ये देखिए 2 है, और यहाँ एल एक 1, तो 3 को नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एम माइनस। या आप डायरेक्ट यहीं से उल्टा कर सकते थे, हटा दिया, कोई बात नहीं। अब टी देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा ए ऊपर में स्क्वायर में है, टी नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी 2 टी में प्लस पहले से है, तो नीचे से एक जो 2 आया और ऊपर वाला 2, दोनों जोड़ के कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका हो गया डायमेंशन किसका है भाई, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस या एयर का। अब सवाल यह है कि यदि हम कल को इन दोनों बॉडी को, इन दोनों चार्ज को वाटर में पिरो कर देंगे, तब हम लोग का कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का वेरिएशन आएगा। तो उसके लिए वेरिएशन मतलब कंपेयर, कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो बनाएंगे, उसको बोलेंगे रिलेटिव। किसके रिलेटिव का मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप फोर्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में बात करें, इसीलिए टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो चलो जी उसको लिखता हूं, अभी आप क्या करो स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 मिनट का लेक्चर था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, बताते बताते आई थिंक 12 से 15 मिनट हो गया, बट डोंट वरी, इसको एंड अप यहीं पे करेंगे, ठीक है। ये वाला काम का चीज है, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। अभी आप जब देखोगे एक टर्म जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या चीज से दिखाते हैं, ई आर से दिखाएंगे।
ई आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन को परमिटिविटी बोलते हैं। ये हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हो भाई? एयर, एयर को हम लोग एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन। कौन सा मीडियम की बात कर रहे हो हमें नहीं पता, इसीलिए हम लोग यहाँ एप्सिलॉन यानी मीडियम लिख रहे हैं। ये हो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम लोग यहाँ पे m, यदि हम m का मान निकालना चाहेंगे किसी मीडियम के लिए तो क्या करेंगे? सिंपल एप्सिलॉन नोट को इधर भेज देंगे, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, मीडियम का एप्सिलॉन कितना आएगा? तो हम देखेंगे एयर का जो है और रिलेटिव परमिटिविटी जो है, क्वेश्चन वाला आपको रिलेटिव परमिटिविटी देगा, इसका मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ से डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ये कॉम्पिटिशन जैक बोर्ड में उतना नहीं पूछता है, बट ये ज्ञान की बातें थी तो बता दिया। अच्छा, इस ये ई एम को यहाँ पे ई एम होगा, इस ई एम के जगह आप इसको पुट करोगे तो के का मान यहाँ से रिड्यूस होके चला आएगा नीचे। अब ज्यादा होने लगा, अब ज्यादा बताने लगा आपको, यहीं तक बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हो गया, ठीक है। अब जनरली हम लोग यूज नॉमरिकल के लिए के का मान क्या यूज करेंगे? 9 इंटू के का मान 10 की पावर 9, ठीक है। ये आया कहां से? इस वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, पाई का मान रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करेंगे। आई होप मैंने सारी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको कलेक्ट करके इकट्ठा एक साथ बता दिया है। पीडीएफ वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।